नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लास स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आपको हिंट मिल गया होगा। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 10th क्लास के लिए एंड 11th क्लास के लिए लेक्चर्स अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, राइट? बिकॉज अब तक जो थे अपने टॉपिक्स एकदम सेम थे, उसके अंदर का वर्डिंग भी एकदम वर्ड बाय वर्ड सेम था। बट अब से इस पॉइंट से क्या होता है ना कि टॉपिक तो अभी भी बहुत सारे सेम ही है करके अपने, बट अभी क्या होता है कि 10th के अंदर कुछ चीजें कम है एंड कुछ चीजों का सीक्वेंस अलग है। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने क्या किया, लेक्चर्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया करके, राइट? तो इस पॉइंट से अपने लेक्चर्स अलग रहेंगे, 11th वालों के साथ में सेम लेक्चर्स नहीं रहने वाले हैं, ठीक है? तुम लोगों को अपना एक आइडेंटिटी मिल रहा है। चलो, तो आज की क्लास में अपने को चैप्टर नंबर 4 ये वाला स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना विच इज सेकेंडरी मार्केट। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 3 था, प्राइमरी मार्केट, छोटा सा चैप्टर था बट अच्छा चैप्टर था, हमको पढ़ने में उसमें काफी मजा आया करके। अभी अपने को चार स्टार्ट करना है सेकेंडरी मार्केट। नाउ सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, आई थिंक अभी तुमको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर रखा है, राइट? बट स्टिल आपको एक बार रिवाइज कराने के पर्पज से एंड जिन लोगों को नहीं पता है उनको फर्स्ट टाइम बताने के पर्पज से एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है, अपना जो प्राइमरी मार्केट रहेगा उसमें क्या होता है कि जो भी इश्यूअर रहेगा, लेट्स से कि कोई कंपनी का, मीशो का हमने केस स्टडी डिस्कस किया तो उसका लेते हैं, राइट? मीशो अपने कंपनी देगा, ये क्या करेगा, अपने शेयर्स इशू करेगा किसी इन्वेस्टर को। लेट्स से कि इन्वेस्टर ए है, इन्वेस्टर क्या है, ए है। इसको इसने 100 शेयर्स इशू किए। ये कहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, ये प्राइमरी मार्केट में ट्रांजेक्शन हुआ, जहाँ पे इशूअर ने अपने कुछ शेयर्स वगैरह बेचे करके। फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये जो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, इन्हीं का अब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है करके। ये कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में। और ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है, दो इन्वेस्टर के बीच में, लेट्स से इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। इनके बीच में ये 100 शेयर्स का क्या होगा, ट्रांजेक्शन। अगेन ये बाइंग एंड सेलिंग इसका कर सकते हैं, राइट? ये बेचेगा क्यों, बिकॉज उसको मान लो पैसों की नीड है, या फिर इसको लगता है कि अभी ये कंपनी अच्छी नहीं है करके, तो इसके लिए बेच सकता है, राइट? इन्वेस्टर बी क्यों खरीदेगा, उसके पास पहली बात तो पैसे है, दूसरी बात उसको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो ये खरीद सकता है, राइट? तो एक बार प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटी को इश्यू कर दिया, तो वो प्राइमरी मार्केट का काम खत्म। फिर उस सिक्योरिटी का जितनी बार भी बाइंग एंड सेलिंग रहेगा, वो सारा का सारा होएगा सेकेंडरी मार्केट में। एंड सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग इन्वेस्टर लोग ही आपस में करते हैं। जो इश्यूअर है, जो कंपनी है, जिसकी सिक्योरिटी है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। देन प्राइमरी मार्केट का आई थिंक आपको आपको मीनिंग समझा होगा। अब यहाँ पे अपना वन बाय वन बुक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट और लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। ट्रेड या फिर ट्रेडिंग जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट? एक बार कंपनी का आईपीओ आ गया, एक बार कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में उसने सिक्योरिटी इशू कर दिया या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया करके, फिर उसका बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होएगा, सेकेंडरी मार्केट में। लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इसका क्या मतलब होता है, जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, इसके अंदर कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करा लेना, अपने शेयर्स को वहां पे अवेलेबल करना फॉर बाइंग एंड सेलिंग। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। डन। Majority of trading is done in the secondary market। Secondary market comprise of equity market and debt market। ज्यादातर ट्रेडिंग ऑफ कोर्स की बात है सेकेंडरी मार्केट में होती है। क्यों? क्योंकि एक बार प्राइमरी मार्केट में आपने एक बार ही सिक्योरिटी इशू किया, काम खत्म। फिर उसके बार बार बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा। इसके लिए ज्यादातर बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में। आज के टाइम पे यदि आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते हो, चाहे सिप्ला है, चाहे रिलायंस है, चाहे टीसीएस है, किसी भी कंपनी का आप शेयर परचेज करते हो, दैट हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट जब उन्होंने आईपीओ वगैरह आया तब हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। अभी इनका बाइंग एंड सेलिंग सारा कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंडरी मार्केट में आपका इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट दोनों आता है। उसका रीजन समझो। जब भी मैंने तुमको प्राइमरी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन किया, हर बार ये बोला कि प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब भी न्यू सिक्योरिटी इशू होता है, क्या, जब भी न्यू सिक्योरिटी इशू होता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। एंड सिक्योरिटी वर्ड क्या है, एक ब्रॉड वर्ड है। यहाँ पे तुम्हारे इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, सिक्योरिटी की मीनिंग में कवर हो जाती है, राइट? तो जब भी किसी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इश्यू किया जाएगा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। फिर उसके सिक्योरिटी के बाद में बाइंग एंड सेलिंग होता है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो बस यही चीज कह रहा है। सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट भी रहेगा जहाँ पे इक्विटी शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, एंड डेट मार्केट भी रहेगा जहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इन सब का बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट? नाउ बट अगेन टेक्निकली ऑफ कोर्स सारी सिक्योरिटीज में कवर हो जाती है, बट जनरली जब हम डिस्कशन करते हैं तो शेयर्स को ज्यादा यूज करते हैं, एग्जांपल्स में भी शेयर्स को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज आप लोगों को शेयर्स के बारे में थोड़ा सुना होता है, आपने आइडिया होता है।
तो जब शेयर का एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, राइट? यही रीजन है कि इक्विटी को ज्यादा डिस्कस करते हैं, बट टेक्निकली इक्विटी और डेट मार्केट दोनों ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या रहता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए? तो इसका देखो दो रीजन है। क्या रीजन है जरा समझते हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं फॉर जनरल इन्वेस्टर, मतलब कि हम लोगों के लिए सेकेंडरी मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है ना यार, तुमने प्राइमरी मार्केट में कोई शेयर्स वगैरह खरीद लिए तो उसको बेचना रहेगा, तो कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, कोई मार्केट तो चाहिए जहाँ पे हम उनको बेच सके चीजों को, राइट? तो सेकेंडरी मार्केट आपके लिए वही काम करता है, कि जिसको भी बेचना रहेगा वो मार्केट में आके बेच सकता है, जिसको भी सिक्योरिटी खरीदना रहेगा वो मार्केट में आके खरीद सकता है। ये सेकेंडरी मार्केट काम करता है फॉर अपने लोगों के लिए, जनरल इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। फॉर जनरल इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट्स प्रोवाइड एन एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग हिज सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके लिए भी सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जब मैं प्राइमरी मार्केट एक्सप्लेन करता हूँ तो बोलता हूँ कि एक बार कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी इशू कर दिया, कंपनी का काम खत्म। बट सेकेंडरी मार्केट की बट सेकेंडरी मार्केट भी कंपनी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे उसको हेल्प करता है कंपनी को, वो जरा समझते हैं। Secondary equity market serves as a monitoring and control conduit by facilitating value enhancing control activities, uh, enabling implementation of incentive based contracts, and aggregating information via price discovery that guides the management decisions. मेन तो देखो ये दो पॉइंट चीजें करके पहले प्राइस डिस्कवरी को समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि तुम जब कंपनी का आईपीओ लेकर आते हो, एक उसका कुछ प्राइस रहता है उसका शेयर का। जैसे मीशो के केस में हमने डिस्कस किया था, जब उसका आईपीओ आया था एक शेयर का प्राइस कितना था, 111 रुपए उसके एक शेयर का प्राइस था। बट आज के टाइम पे तुम उसका मार्केट प्राइस देखोगे तो करीब करीब 190 रुपए के आसपास उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो कंपनी को पता चलता है कि आज के टाइम पे उसका शेयर का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कितने रुपए में उसका शेयर का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ये कंपनी को पता चलता है। ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब भी कंपनी को नए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी अपने न्यू शेयर्स इश्यू करके क्या कर सकती है, और पैसे मार्केट से उठा सकती है। और कंपनी जनरली कब प्रेफर करना चाहेगी मार्केट से पैसे उठाना? जब उसकी शेयर की प्राइस ऑलरेडी हाई हो, ताकि वो ज्यादा पैसा उठा सके और उसको कम शेयर इश्यू करना पड़े। ये कंपनी की कोशिश रहेगा। जैसे अभी तुम देखो गूगल ने रिसेंटली बहुत सारे नए शेयर्स इश्यू किए करके, राइट? एंड उसके बदले में बहुत सारे पैसे उठाए करके। तो वहां पे उसने ये शेयर्स कब इश्यू किए? जब उसका शेयर प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर था करके, उसकी प्राइस शेयर की बहुत ज्यादा हाई थी, तब उसने नए शेयर्स इश्यू किए करके, राइट? जब उसका आईपीओ तो बहुत सालों पहले आ गया करके, अभी उसने नए शेयर इश्यू करके पैसे लिए। जब उसका प्राइस क्या था, बहुत ज्यादा हाई था, बिकॉज उसको एआई वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करना था, इसके लिए करके, right? इसको ऑफकोर्स एफपीओ वगैरह बोलते हैं, वो तुमको अभी पता है करके। डन। तो इसके लिए तुमको एक तो प्राइस के बारे में पता चलता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दूसरा सेकंड मार्केट का इंपॉर्टेंट होता है इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर कंपनी का सीईओ, कंपनी का जो सीएफओ है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको टारगेट्स मिलते हैं। टारगेट्स कैसे मिलते हैं कि आप नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करो, इतने अच्छे डिसीजन लो, कंपनी को इतना अच्छा ग्रो करो कि हमारा शेयर प्राइस 190 से क्या हो जाए, 250 रुपीज हो जाए। यदि आप ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हो तो हम आपको क्या करेंगे, 50% बोनस देंगे, या फिर आपका सैलरी इतने से बढ़ा देंगे। इस तरीके से इनको टारगेट मिलते हैं। क्या उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है कि आप इतना अच्छे से काम करो कि हमारा शेयर प्राइस बढ़ जाए। और यदि ऐसा वो अचीव कर लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, बोनस वगैरह देते हैं, राइट? अभी तुमने यदि इलॉन मस्क का देखोगे तो उसको टेस्ला के अंदर बहुत ऐसे हैवी हैवी टारगेट्स मिले कि हमारे शेयर प्राइस को इतने से इतना तुम पहुंचा दोगे तो तुमको बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज क्या मिलेंगे, सैलरी के अंदर मिलेंगे, राइट? ये इस तरीके से मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर ऐसे टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है? इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल ऑफ द फंड। मतलब कि प्राइमरी मार्केट में हम सिक्योरिटी क्यों इश्यू कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, ताकि पैसा उठा सके। सेकेंडरी मार्केट इज एन इक्विटी ट्रेडिंग वेन्यू, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम सिक्योरिटी के बाइंग एंड सेलिंग, बस ये प्लेटफॉर्म है, राइट? यहाँ पे कंपनी को पैसा नहीं मिलता, बस ये क्या एक ट्रेडिंग वेन्यू है, सिर्फ सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट? कंपनी को इसके अंदर कोई पैसा नहीं मिलता करके। एंड बाइंग एंड सेलिंग किसका होता है? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। और ये कौन करता है? इन्वेस्टर लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। Secondary market could either be an auction market or dealer market, while the stock exchange is a part of the auction market and the over-the-counter is a part of the dealer market. देखो क्या बोलता है अपना जो सेकेंडरी मार्केट है, ये क्या हो सकता है, या तो ऑक्शन मार्केट हो सकता है या फिर डीलर मार्केट हो सकता है, राइट? ऑक्शन मार्केट में अपना क्या रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन मार्केट में आता है,
एंड ओवर द काउंटर जो रहेगा ये अपना आता है डीलर मार्केट में। प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अपनी बुक में दे रहेगा तो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। पहला अपना कौन सा है कि ऑक्शन मार्केट, जिसके अंदर अपना क्या रहेगा, सिक्योरिटी सॉरी स्टॉक एक्सचेंज आता है, जिसके अंदर अपना स्टॉक एक्सचेंज आता है। दूसरा अपना क्या रहेगा, डीलर मार्केट, जिसके अंदर अपना ओटीसी, ओवर द काउंटर, ये ओवर द काउंटर बाइंग एंड सेलिंग ये आ जाता है, राइट ना। ऑक्शन मार्केट जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग पहले तो डिजिटली होएगा, डिजिटली बाइंग एंड सेलिंग होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, इन लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे होते हैं। ये होता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम ऑक्शन मार्केट का पार्ट रहता है स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा डीलर मार्केट, जहाँ पे ओटीसी मार्केट इसको बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे पहला क्या होता है, सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग ऑफलाइन होता है करके, जनरली हम लोग रहेंगे एंड जो बड़े बड़े बैंक्स वगैरह रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके साथ में अपना बाइंग एंड सेलिंग रहेगा, वो भी कहाँ पे, ऑफलाइन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हैं ओटीसी मार्केट के अंदर ना। अभी प्रैक्टिकल इंसाइट तुमको बताता हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है वो जरा समझो। जो अपने इक्विटी शेयर्स है, इनके केस में तो लगभग लगभग सारा का सारा बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में तुमको पता है दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। इन दो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही क्या होता है, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। शेयर्स के केस में ओटीसी मार्केट, ऑफलाइन मार्केट को जनरली यूज नहीं किया जाता, बट अपना ओटीसी मार्केट मेनली यूज होता है कहाँ पे, डेट मार्केट के केस में, अपना बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, इन सब के बाइंग एंड सेलिंग केस में जो अपना ओवर द काउंटर मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट है, उसको भी यूज किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे भी कर सकते हो, ओवर द काउंटर मार्केट पे भी कर सकते हो, इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स करके, राइट। बट शेयर्स के केस में ये वाला इतना ज्यादा ओटीसी मार्केट इतना यूज नहीं होता। आई होप तुमको प्रैक्टिकल एंड बुक का दोनों का नॉलेज मिला होगा। आगे चले नाउ, स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन बाइंग एंड सेलिंग। जैसे मैंने बोला शेयर्स के केस में ज्यादातर अपना स्टॉक एक्सचेंज का ही रोल होता है, तो इसका शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग में इसका क्या रोल है, देखते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज इज इन इंडिया, the stock exchange in India, under the overall supervision of the regulatory authority, the Securities and Exchange Board of India, provide a trading platform where the buyers and sellers can meet to transact in security. दो चीज बोलता है, पहला तो अपने जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर एनएससी एंड बीएससी, वो काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बेसिकली क्या करता है, बताता है किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को काम करना है, उनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ये काम करता है सेबी का, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अपना जो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक बस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट, जहां पे तुम अपने सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हो। The trading platform provided by the NSE is an electronic one and there is no need for buyers and sellers to meet at physical location to trade. जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे आप डिजिटली सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो करके, आपको फिजिकली मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बीएससी भी सेम काम करता है, बट अगेन मैंने तुमको बताया था कि एनएससी ने तुम्हारा बुक बनाया तो ये बीएससी के बारे में बात ही नहीं करता करके, राइट। बट बीएससी भी सेम सेम चीजें करता है। That now they can trade through computerized trading screen available with the NSE trading members or internet-based trading facility provided by the trading members of the NSE करके, राइट। ये दोनों लाइन समझाने से पहले एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ मैं। ब्रॉडली अपने तुम देखोगे ना, इंडिया के अंदर या फिर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही है, तीन फेजेस के अंदर सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग ये इवॉल्व हुआ है। जो फर्स्ट फेज था 1990s या फिर उससे पहले वाला एरा, उसके अंदर क्या जो हम सिस्टम फॉलो करते थे, दैट वाज ओपन आउटक्राई सिस्टम, ओपन आउटक्राई सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, सिक्योरिटीज पहले तो वो फिजिकल फॉर्म के अंदर सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती थी। दूसरा, तुमको सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करना होता था, तो क्या होता था, ब्रोकर्स लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाते थे, फिजिकली जाते थे, एंड वहां पे चिल्ला चिल्ला के शेयर्स को खरीदते थे या फिर बेचते थे। इसको हम बोलते थे ओपन आउटक्राई सिस्टम। खुले एरिया के अंदर क्या करते, जोर जोर से चिल्लाते थे, रोते रहते थे, खरीद लो बेच लो, इस तरीके से करके, राइट। ये तुम हर्षद मेहता स्कैम वाला वो सीरीज देखते तो वहां पे एक सीन आता है, वहां पे तुम ये समझ जाओगे करके। जो दूसरा फेज था वो था अपना स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वाला। क्या, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वाला, जो कि तुम्हारा 1995 के बाद में आया है, एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर था अप अंटिल जब तक इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करके, राइट। हालांकि 2015-16 तक ये सिस्टम जबरदस्त चला, जहां पे बेसिकली क्या होता था कि तुमको यदि कुछ भी सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो तुम एक ब्रोकर को कॉल लगाते हो या फिर उसको मैसेज करते हो और बोलते हो इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लो या फिर इस कंपनी के इतने शेयर्स बेच दो। इस तरीके से तुम उसको फोन पे या फिर मैसेज करके तुम क्या करते, इन्फॉर्मेशन देते थे अपने ब्रोकर को। और ब्रोकर क्या करता था,
अपने कंप्यूटर पे बैठ के एक सॉफ्टवेयर यूज करता था। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता था नीट करके, एक सॉफ्टवेयर आता है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे हम करके। उस सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या करता था, तुम्हारा ऑर्डर आगे प्लेस करता था, राइट, बाई या फिर सेल ऑर्डर तुम्हारा प्लेस करता था। ये था सेकंड फेज। आज के टाइम पे जो फॉलो होता है दैट इज थर्ड फेज, विच इज इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। क्या? इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। जहां पे क्या होता है, कोई भी तुमको सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग करना है, लेट्स से मेरे को सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी ब्रोकर्स है उनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करूंगा, चाहे एंजल वन हो, चाहे अपना ग्रो हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे अपस्टॉक हो, किसी भी एक ब्रोकर का मैं ऐप डाउनलोड करूंगा, उसके अंदर अपना लॉगिन डिटेल्स बनाऊंगा, एंड मैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट को यूज करके खुद से ही क्या कर सकता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग खुद से ही बाइंग एंड सेलिंग करें, हमको ब्रोकर को कॉल वगैरह करने को या फिर उधर जाने की जरूरत नहीं है करके। ये तीन फेज ऑफ इवोल्यूशन रहे। आज के टाइम पे हम ये वाला फेज ऑफ इवोल्यूशन के अंदर चल रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना, क्योंकि इसमें बार बार बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। डन ना? चलो अब यहाँ पे आगे चले। तो कहाँ पे थे हम? ये वाला था क्या? हाँ। तो देखो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं किस तरीके से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। पहला, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग स्क्रीन जो कि अवेलेबल है अपने एनएससी के ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ में, मतलब कि 2008 वाला वो एरा, जहाँ पे तुम फोन करके तुम ऑर्डर वॉर्डर दे सकते हो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, और द इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग, तुम उसका ऐप वगैरह डाउनलोड करके तुम उसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। आज के टाइम पे दोनों ही चलता है, बट मेनली ये इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग वाला चलता है। नाउ नेक्स्ट, ये अच्छा पॉइंट है करके, ये व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज से डिफरेंट कैसे, दोनों रिलेटेड टॉपिक्स है, तो इनको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले के टाइम पे अपना स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता था, स्पेशली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे जो उसका ओनरशिप था, उसका जो मैनेजमेंट था, एंड जो उसका ट्रेडिंग हुआ करता था, बाइंग एंड सेलिंग हुआ करता था वहां पे, ये तीनों राइट्स किसके पास हुआ करते थे, जो स्टॉक ब्रोकर्स हुआ करते थे, इनके पास में ये राइट्स हुआ करता था। वही उसके मालिक थे, वही क्या करते थे, उसको मैनेज करते थे स्टॉक ब्रोकर्स को, एंड वही लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, बाइंग एंड सेलिंग करते थे। बट इससे तुमको ऑब्वियसली पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। स्टॉक ब्रोकर्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, वो अपनी मन मर्जी करते थे, इन्वेस्टर लोग उससे बहुत ज्यादा सफर करते थे, राइट। ऐसे रूल्स बनाते थे जो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल होकर के। तो इस सिस्टम को इन्होंने चेंज किया करके। कैसे चेंज किया? ओनरशिप को अलग किया, मैनेजमेंट को अलग किया, एंड ट्रेडिंग को अलग किया। आज के टाइम पे ओनरशिप किसके पास में है? ओनरशिप है शेयर होल्डर्स के पास में। जो एनएससी एंड बीएससी, इसके आप चाहो तो उसके भी आप शेयर्स खरीद सकते हो, और उसके छोटे से हिस्से के आप मालिक बन जाओगे। तो ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास में। फिर आज के टाइम पे मैनेजमेंट ये किसके पास में है? जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो सीईओ है, उसका जो सीएफओ है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन लोगों के पास में कंपनी का मैनेजमेंट के राइट्स है, राइट। वो स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऑपरेट करेगा, उन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो ट्रेडिंग राइट किसके पास है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग राइट किसके पास है? ये आज भी इन्वेस्टर लोग स्टॉक ब्रोकर्स को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आज भी इसका स्टॉक ब्रोकर्स को ये राइट दे रखा है। तो ये वाला जो पहले वाला कॉन्सेप्ट चलता था, जहां पे सारा काम ब्रोकर करता था, दैट वाज म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते थे उसको, सब मिलजुल के काम ब्रोकर्स ही करते थे। आज वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज वाला, जहां पे सारी चीजें अलग अलग है। देन अभी इसको पढ़ते हैं। Demutualization refers to the legal structure of the exchange whereby the ownership, management and the trading rights at the exchange are segregated from the one another। कहाँ पे? Demutualization वाले कॉन्सेप्ट में। फिर demutualization अलग कैसे है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से? In the mutual exchange, the three functions of ownership, management and the trading are concentrated into single group, a group of stock brokers. Here the broker members of the exchange are both the owners and the traders of the exchange, and they further manage the exchange as well। तो ओनरशिप, ट्रेडिंग एंड मैनेज करने का काम किसके? इनके पास हुआ करता है। दिस एट टाइम्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देखो, पहले उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज बराबर से काम करे, एंड खुद का भी उनका भला हो, प्रॉफिट वगैरह हो, ऐसा दोनों ध्यान रखना पड़ता था। पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था, मतलब या तो तुम खुद का भला कर सकते हो, या फिर स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपरली चला सकते हो। तो वो ऑफकोर्स क्या करते थे, खुद का भला चूज करते थे। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दोनों काम तुमको करना है, पर कर एक ही सकते हो, दैट इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Now, a demutualized exchange on the other hand has all the three functions clearly segregated। Segregated मतलब अलग अलग है करके। ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग तीनों अलग अलग रहेंगे। मैंने बता दिया, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास में, मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ उनके पास में, एंड ट्रेडिंग राइट आज भी ब्रोकर्स के पास में है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक इज अपना कौन सा? स्टॉक ट्रेडिंग कैसे होता है वो। ये कौन सा बता रहा है? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहा है, जो कि मैंने बताया सेकंड फेज उसकी बात कर रहा है।
The trading on the stock exchange in India used to take place through open outcry without use of information technology for immediate matching or recording of the trade. पहले ट्रेडिंग कैसे हुआ करता था? ओपन आउटक्राई सिस्टम, जहां पे लोग फिजिकली बाइंग एंड सेलिंग करते थे चिल्ला चिल्ला के, राइट? This was a time consuming and inefficient, obviously. This imposed limits on trading volumes and efficiency. ट्रेडिंग वॉल्यूम से लिमिट लगाया मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर पाओगे, चिल्ला चिल्ला के कितना तुम बेच लोगे, कितना खरीद लोगे करके, राइट? बहुत एफिशिएंसी भी यहाँ पे बहुत कम थी, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता था. In order to provide efficiency, liquidity, and transparency, NSE introduced a nationwide online, fully automated screen-based trading system (SBTS) जिसको शॉर्ट में बोलते हैं. एंड जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लेके आए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. ये आने वाला आगे करके, राइट? ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते थे. वेयर अ मेंबर कैन पंच इन, मेंबर मतलब स्टॉक ब्रोकर, कैन पंच इन इनटू द कंप्यूटर the quantities of the securities and the price at which he would like to transact, and the transaction is executed as soon as matching sell or buy order from the counterpart is found. अभी इसके अंदर क्या होता था स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में? जो सेकंड फेज ऑफ ट्रेडिंग था, कंप्यूटर के ऊपर तुमको मेंबर ऑर्डर प्लेस करता था एंड फिर उसका ऑर्डर मैचिंग होता था एंड इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग होता था. नीट को डिस्कस करते हैं. जो वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हुआ करता था, डिजिटल ट्रेडिंग हुआ करता था, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिएगा ना. जो सॉफ्टवेयर था वो था नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. एनएससी इस सॉफ्टवेयर को यूज करती थी. एनएससी इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड टू यूज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिंग. द ट्रेडिंग सिस्टम कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जिसको शॉर्ट में नीट बोलते हैं, इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन. एनएससी क्या करती थी? इस सॉफ्टवेयर को यूज करती थी, अपना क्लाइंट्स को प्रोवाइड, अपने ब्रोकर्स को प्रोवाइड करती थी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. एंड ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करते थे इसके लिए. At server end, all the trading information is stored in a memory database to achieve the minimum response time and maximum system availability for the user. ये एक सर्वर को यूज करते थे ताकि चीजें जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, अप टाइम ज्यादा रहे इन सब के लिए. The uptime record is 99.7%. For all the trades entered into a neat system, there is a uniform response time of less than 1 second. अप टाइम का मतलब क्या होता है? जितने टाइम भी शेयर मार्केट ओपन रहता है उतने टाइम में अपना जो सिस्टम है वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है. तो बोला 99.7% तुम टाइम सिस्टम अवेलेबल रहेगा. 0.3% क्या होता है, कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ गया तो हो सकता है वो सिस्टम उस टाइम पे काम नहीं करे. तो 99.7% अप टाइम विच इज अ ग्रेट मतलब रिकॉर्ड करके, राइट? अच्छा है ये. एंड फिर लेस देन 1 सेकेंड तुमको लगता है कोई भी तुम चीज पूछते हो, कोई भी तुम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हो, कोई भी ऑर्डर डालते हो, तो 1 सेकेंड से कम टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में. ठीक है. फिर हाउ टू प्लेस द ऑर्डर्स विद द ब्रोकर. ऑफ कोर्स तुम फोन पे, इंटरनेट के थ्रू, कैसे भी एसएमएस के थ्रू, किस तरीके से भी क्या कर सकते हो, उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. और किस तरीके से वो तुम्हारा लिखा होता है मॉडल अग्रीमेंट में. बेसिकली कोई भी ब्रोकर को तुम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो ना, तुम्हारा उसके साथ में अग्रीमेंट होता है. आज के टाइम पे डिजिटल अग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर लिखा होता है किस तरीके से तुम उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. हाउ डज एन इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी? सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे तुम उसकी वेबसाइट पे जाओ ब्रोकर के, या फिर उसका ऐप डाउनलोड कर लो और उसके अंदर अपना लॉगिन एंड पासवर्ड क्रिएट करो एंड तुम क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो. ये प्रोसेस है आज के टाइम पे. अभी देखो बुक क्या बोलता है, थोड़ा बुक तो पुराना है, तुम अब तक तुमको रियलाइज हो ही गया होगा. There are many brokers of the NSE who provide internet-based trading facility to their clients. Internet-based trading enables an investor to buy and sell securities through internet, which can be accessed from the computer at the investor's residence or anywhere जहाँ पे क्या है इंटरनेट अवेलेबल है, राइट? इन्वेस्टर्स नीड टू गेट इन टच विद द एनएससी ब्रोकर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू अवेल द इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी. यही चीज बोला कि तुम ब्रोकर से कांटेक्ट करो, वो तुमको ये फैसिलिटी देगा. वेबसाइट या फिर उसको ऐप को यूज करके तुम ये कर सकते हो एंड ये तुम अपने घर से भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, बस तुमको इंटरनेट चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट? कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या आता है ये जरा समझते हैं करके देखो. क्या होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट? एक दिन के अंदर जितने भी तुमने ट्रांजेक्शन्स किए, जितने भी सिक्योरिटीज खरीदे, जितने भी सिक्योरिटीज बेचे, किस प्राइस पे खरीदे, कितने बजे खरीदे, ये कितने तुमने टैक्सेस वगैरह पे किए, ये सारी की सारी डिटेल्स तुमको ब्रोकर बना के देता है. जहां पे तुमको ये डिटेल लिख के देता है, जिस पेपर पे तुमको डिटेल लिख के देता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट समझा क्या है? ड्यूरिंग द डे जितने भी तुमने ट्रांजेक्शन्स किए, बाय ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन, प्लस उन सब की डिटेल्स, ये सब तुमको लिख के देता है. उस जो लिख के देगा उसको हम बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट नोट. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड्स डन ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट बाय द ट्रेडिंग मेंबर. ट्रेडिंग मेंबर ने तुम्हारे लिए जितना भी बाइंग एंड सेलिंग किया
उन सब का कंफर्मेशन यहाँ पे तुमको मिलेगा करके। इट इम्पोजेस अ लीगली एनफोर्सेबल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर विद रिस्पेक्ट टू परचेज एंड सेल एंड द सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नोट देते ही तुम्हारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ लीगल हो जाते हैं, राइट। कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके जाना पड़ता, देखो हमारा सिर्फ ट्रांजेक्शन हुआ था, अभी इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेटल, देखो ये बोल दिया, डिस्प्यूट्स एंड क्लेम सेटल करने में भी हेल्प करता है। डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स किसके बीच में, इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो कॉन्ट्रैक्ट नोट तुमको हेल्प करता है। It is a prerequisite for filing a complaint or arbitration proceeding against the trading member in case of dispute। तुमको कोई भी कंप्लेन फाइल करना है या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल करना है तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्ट नोट तो होना ही चाहिए। कंप्लेन तो ऑफकोर्स समझ गए तुम। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होता है, बेसिकली आई थिंक बताया भी था मैंने आपको एक बार कि तुम्हारे पास कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तुम्हारे और ब्रोकर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये बोलते हैं कि तुम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले मामला अंदर ही अंदर सुलटा लेते हैं, राइट। तो इसके लिए आर्बिट्रेशन बना रखा है। आर्बिट्रेशन बेसिकली एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पे जाके तुम अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। A valid contract note should be in a prescribed form, contain all the details of trade, stamped with the requisite value and duly signed by the authorized signatory। उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए। एक आपका क्या होना चाहिए, जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर होना चाहिए, एंड उस पर जो भी ऑफिशियल लोग हैं उनके साइन होनी चाहिए। क्लाइंट के साइन होंगे, ट्रेडिंग मेंबर के साइन होंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट आर kept in duplicate, द ट्रेडिंग मेंबर एंड द क्लाइंट शुड कीप वन कॉपी ईच। मतलब एक कॉपी किसके पास रहेगी, क्लाइंट के पास, एक कॉपी रहेगी तुम्हारा ब्रोकर के पास में। आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स कंटेंट देयरइन, द क्लाइंट कीप्स वन कॉपी एंड रिटर्न द सेकंड कॉपी टू द ट्रेडिंग मेंबर ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय देम। बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है, दो कॉपी बनाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट की, एक कॉपी तुमको देता है, पहले तो दोनों कॉपी देगा, एक तुम डिटेल्स वेरीफाई करोगे, साइन करोगे, और एक कॉपी उसको दे दोगे, एक कॉपी अपने पास रखोगे, राइट। तो दोनों के पास एक ही कॉपी हो जाएगा। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स ये चीजें डिजिटली होता है, तुमको ईमेल वगैरह पे मिल जाता है, पहले फिजिकली हुआ करता, तो उसकी बात कर रहा है। नाउ व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय द स्टॉक ब्रोकर, क्या क्या डिटेल उसके ऊपर होनी चाहिए। A broker has to issue a contract note to the clients for all the transactions in the form specified by the stock exchange। The contract note inter alia should have the following। क्या बोलता है कि जो भी डिटेल्स होगी, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करना है, स्टॉक एक्सचेंज बताता है कि क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर होनी चाहिए। और वो क्या डिटेल्स है, एक बार क्विकली देख लेते, ज्यादा कुछ है नहीं करके। जो तुम्हारा मेंबर ब्रोकर है, जो ट्रेडिंग मेंबर है, जो ब्रोकर है करके, उसके बारे में उसका नेम, एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नेम ऑफ द पार्टनर, प्रोपराइटर, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, राइट। उसका पार्टनरशिप में तो उसका पार्टनर कौन है, प्रोपराइटर का मतलब जो सिंगल पर्सन ही ओनर है, तो वो सिंगल पर्सन ओनर कौन है, उसको सिंगल ओनर को बोलते हैं बेसिकली, प्रोपराइटर के, राइट। तो वो कौन है, ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, मतलब किसके पास साइन करने का राइट है, डीलिंग ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स, कोड नंबर ऑफ द मेंशन्ड गिवन बाय द एक्सचेंज, कोड नंबर लिखो करके। बस इसको रीड करना, आगे मूव ऑन करना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, राइट। इसमें से 4-5 पॉइंट भी तुमको याद रहे तो दैट वुड बी इनफ, राइट। बट एक बार हम सारा रीड कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या रहेगा, वो लिखा रहेगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, डेट क्या है वो लिखो। फिर सेटलमेंट नंबर लिखो, टाइम पीरियड फॉर द सेटलमेंट, वो सब लिखो, कितना, मतलब एक बार तुमने ट्रांजेक्शन किया ना, फिर तुमको सेटल करना होता है। सेटल करने के बाद मान लो तुमने कोई सिक्योरिटी परचेज किया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी लेना पड़ेगा, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये सब लिखना पड़ता है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड जब भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्लाइंट ही होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड बार बार देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्लाइंट, उसका नाम क्या है, उसका कोड नंबर क्या है, वो भी लिखो। फिर ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टाइम, वो सब लिखो। ऑर्डर नंबर क्या था, किस टाइम पे ऑर्डर मिला। ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम। देखो ऑर्डर एंड ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, जब तुम ऑर्डर प्लेस करो तो ऑफकोर्स वो ऑर्डर रहेगा, बट एक बार तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब तुम्हारा ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेड बन जाता है, ठीक है। तुमने बोला कि 5 शेयर मेरे को खरीद के दो, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। वो 5 शेयर खरीद के तुमको मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया करके। क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ सिक्योरिटी बॉट एंड सोल्ड बाय द क्लाइंट, कितनी कितनी सिक्योरिटी मिली, कौन कौन सी सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग हो वो। ब्रोकरेज एंड परचेज सेल रेट, किस प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग हुआ, ब्रोकरेज कितना चार्ज किया ब्रोकर ने आपके। सर्विस टैक्स रेट, जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स चलता था, तो वो कितना था करके, राइट। आज के टाइम पे जीएसटी कितना है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो कितना लगा, ये सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन तो एक सेपरेट टाइप ऑफ टैक्स लगता है, जो आज भी लगता है। एंड एनी अदर चार्जेस यदि कोई लगे तो वो भी बताओ यहाँ पे। Appropriate stamps have to be affixed on the contract note, or it mentioned that the consolidated stamp duty is paid। उसके ऊपर स्टैम्प लगाओ या फिर लिखो कि हमने ड्यूटी पे किया है करके, राइट। एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर और ऑथराइज सिग्नेचर, वो भी इसके ऊपर होना चाहिए, राइट।
तो आज की क्लास के अंदर देखो कुछ छोटे मोटे टॉपिक और करेगा। हाँ चलो ये 2-3 टॉपिक बस और कर लेता हूँ, फिर ये छोटे 3 टॉपिक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्या एक बड़ा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट ब्रोकर कैन चार्ज। मैक्सिमम वो ब्रोकरेज कितना चार्ज कर सकता है, तो 2.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चार्ज कर सकता है। लेट्स से तुम 10 शेयर्स परचेज करते हो 100 रुपीज, ठीक है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया, ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। तो इसका मैक्सिमम 2.5% वो क्या कर सकता है, तुमसे ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, राइट। 2.5% बोले तो 25 रुपए तुम्हारा ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकता है। आज के टाइम पे तुम देखोगे तो क्या हो गया, प्रैक्टिकली कितना चार्ज करते हो, लेस देन 0.1% आज के टाइम पे ब्रोकरेज चार्ज होता है। कितना, लेस देन 0.1%, इतना कम ब्रोकरेज आज के टाइम पे चार्ज होता है। बिकॉज उनको खर्चा आ ही क्या रहा है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होता है, तो उनको इतना खर्चा ही नहीं आ रहा, बट मैक्सिमम 2.5% चार्ज कर सकते हैं। देन और इसके अंदर कुछ है नहीं बताने के लिए। नाउ व्हाई शुड वन ट्रेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। क्या बोलता है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही क्यों बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए, राइट। सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही क्यों बाइंग एंड सेलिंग करना है। ऑब्वियसली बात है कि पहली बात तो इंडिया में सिर्फ 2 ही रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। इनके ऊपर ही तुमको बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए। क्यों, बिकॉज ये रेगुलेटेड होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में काम होता है। कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारे साथ में तो तुम कभी कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट कोई इनके अलावा तुम डायरेक्टली ऐसा बाइंग एंड सेलिंग करते हो ऑफलाइन आपस के अंदर, तो वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तुम्हारे पास फ्रॉड वगैरह के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इसके लिए तुमको रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए। देख लेते हैं। An investor does not get any protection if he trades outside a stock exchange. Trading at the exchange offers investors the best prices prevailing at the time in the market. Because यहाँ पे all over India से लोग buying and selling करते हैं ना, तो तुमको अच्छी prices मिलती है यहाँ पे। ठीक है। लेक ऑफ एनी काउंटर पार्टी रिस्क विच इज अज्यूम्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये अच्छा पॉइंट है। क्या बोलता है कि ऑफलाइन के अंदर तो तुमने ट्रेडिंग किया, मान लो किसी से तुमने शेयर्स परचेज किए, तो तुम उसको पैसा दोगे एंड वो तुमको सिक्योरिटी देगा। हो सकता है सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर दे, मतलब तुमको सिक्योरिटी दे ही नहीं, क्योंकि तुमने से पैसा ले लिया, तुमको सिक्योरिटी नहीं दिया। ये यहाँ पे रिस्क होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया। बट स्टॉक एक्सचेंज की तरह से कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि काउंटर पार्टी जो रिस्क होती है वो सॉल्व करता है कौन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तुम्हारा जिम्मेदारी लेगा, यदि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करती है ना, तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, ये जिम्मेदारी लेता है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने की। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, क्या ये करता है, मेन तो इसका यही काम है कि काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करता है। सामने वाली पार्टी यदि डिफॉल्ट करती है तो ये तुम्हारे ट्रांजेक्शन को 100% सेटल करा ही देगा, अगर राइट। ये इसका मेन काम है, और भी कभी आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। एक्सेस टू द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, मतलब तुम कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हो। एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब क्या तुमको ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म का बेनिफिट मिलता है। कंप्लेन कर सकते हो, फिर तुम्हारा सॉल्यूशन होएगा, ये इसका बेनिफिट मिलता है। प्रोटेक्शन अप टू अ प्रिस्क्राइब लिमिट फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये कोमा को हटा देना, ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, राइट। तुम्हारे साथ मान लो अल्टीमेटली कुछ फ्रॉड वगैरह हो ही जाता है, राइट, तो भी तुमको सर्टेन अमाउंट तक तुमको वो लॉस को रिकवर कर दिया जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ये बेसिकली एक फंड बना के रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, सेबी वाले, ताकि कभी किसी को लॉस हुआ तो उनको उसमें से पैसे दिए जा सके। ओके, तो ये रीजन से तुमको ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहिए। लास्ट टॉपिक आज की क्लास के लिए, हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड। सिंपल है, सेबी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सारा का सारा लिस्ट दे रखा है, कितने ब्रोकर से कितने सब ब्रोकर से, सबका लिस्ट तुमको वहां पे मिलता है, राइट। तो वन कैन कंफर्म इट बाय वेरीफाइंग द रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाय द सेबी। सेबी ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसको तुम कंफर्म कर सकते हो। उसका लिस्ट कहाँ पे मिलेगा, सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। A broker's registration number begins with the letter INB. ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है विद INB एंड द सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट विद लेटर INS। डन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये कुछ टॉपिक्स अपना कवर करेंगे, बट सी यू इन द नेक्स्ट।